तो कल हमारा वो हो गया था। अब दूसरा अपवाद, उपसर्ग वाला अपवाद क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सामने देखो भैया, कॉपियां बंद करो, डिस्कशन मत करो, इधर आ जाओ, ठीक है, नहीं तो रह जाओ पीछे। अब एक विवाद हमें सीधा पता था, कल हमने पढ़ा था यदि पहला शब्द उपसर्ग होता है तो अव्ययी भाव होता है, लेकिन उसके हमने लॉजिक देखे थे, नहीं भाई ऐसा भी होता है कि कई बार उस शब्द क्या है, उपसर्ग होने के बाद कई समास नए नए भिन्न भिन्न बना देता है। अब एक चीज और पढ़ी जाती है डेफिनेशन में, क्या पढ़ी जाती है भाई, ये दूसरा है संख्या वाला, संख्या दी हो तो क्या पढ़ते हैं हम, द्विगु समास पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं भाई। ये भी यहां से भी अपवाद देख लो, सारे अपवाद देखते हुए फिर समास का प्रारंभ होगा एक एक करके डिटेल से कंटेंट के साथ। अभी तो आप वो समझो जो आज तक पढ़ा नहीं है, बाकी अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है पहले वो समझें, ताकि उस समास में जब घुसोगे तो पहले से पता होगा कि हाँ इसको ऐसे से लेके चलना है। अब जैसे संख्या है, क्या है, तो इनने कहा जब भी संख्या होगी हमें क्या देखना है, द्विगु समास देखना है। तो अब एक एग्जाम्पल आपके सामने है, पंचगंगा या पंचगंगा कह लो, पंचगंगा कह लो, एक ही बात है, ठीक है। पंचगंगा, दूसरा सवाल 29, फिर से आ गया 29, तीसरा 22, चौथा क्या है, दशरन, पांचवा 8, छठा 58, ठीक है, सातवां 4। अब ये आपके सामने कुछ संख्याएं हैं, क्या हैं, कुछ संख्याएं हैं, और इसमें आपको समास बताना है। क्या बताना है, इसमें आपको समास बताना है, ठीक है। तो संख्या है, कई बार हम यही देखते हैं कि भाई जहां संख्या मिलेगी आंखें बंद करके क्या लगा देना है, द्विगु, जैसे कि कल वाले लेक्चर में था जहां उपसर्ग मिल जाए अव्ययी भाव लगाना है। अब आ गई संख्या वाला, तो उपसर्ग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई 10 से 15% चीजें होती हैं, वहीं से क्वेश्चन बन जाता। तो एक क्वेश्चन पूरे, ये तो वही बात हो गई ना, एक उसमें वो देखा था, वो अपने आप को पूरा पैक करके आया था, सब लोहे का पूरा लगा के आया था, आंखें खुली थी, सामने से पहला तीर आया, पहले तीर में फिनिश। तो उसमें ये दिखाया कि पूरी तैयारी करी पूरी साल, और पहले ही क्वेश्चन आ गया समास का, उसी में बेहोश हो गए। कहना मतलब समझो, फुल तैयारी बेकार हो जाती यदि आपके सामने वो शब्द आ जाए जो आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, और आपने 90% तैयारी की है और 10% से क्वेश्चन आ जाए, तब 90% इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तब बड़ा दुख होता है। भाई हमने तो समाज पूरा पढ़ रखा था, गलत क्यों हुआ, संधि पूरी पढ़ रखी थी, गलत क्यों हुई, समझ जाए। तो ये चीज़ होती है। अब बताइए इसमें, हाँ गिनती सब में है, सब में संख्याएं हैं, तो क्या ये सभी को मैं द्विगु एक ही बार में कर दूं, या मैंने अलग अलग तीर लगाए तो इसका कुछ मतलब है, अलग अलग हैं। अब ये तो इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि अब आपका आईक्यू लेवल मन बुद्धि से बढ़ गया है, पिछड़े बालक में आ चुका है, अब तुम सामान्य पहुंचोगे फिर प्रतिभाशाली पे आओगे, क्योंकि कल आप लॉजिक समझ चुके हो कि सर कल भी आपने ऐसे ही किया था, 6 शब्द दे दिए थे और हमें यहाँ पर अव्ययी भाव लिख के मूर्ख बना दिया, सब में अलग अलग शब्द निकले। तो अब भी मैंने लिखे हैं, तो हो सकता है ये सभी दिग्गू के दिए हो, मैंने जानबूझ के आपको भ्रमित किया हो, हैं ये सब अलग अलग हैं। चलो आप बताओ, अमन, अमन किसका नाम है, तुम्हारा नाम है, बताओ। पंचगंगा में बहुवीरी लग रहा है, लगने से काम थोड़ा चलेगा, हाँ लग तो कुछ भी जाता है, आ जाओ, लग तो कुछ भी जाएगा, क्या लगने से ये काम चलेगा है। तो कितने लोग इसको बहुवीरी समास मानते हैं, बताइए, पंचगंगा कितने लोग इसको बहुवीरी समास मानते हैं, है ये बहुवीरी है, बहुवीरी है, ये बहुवीरी है, कौन सा है, ये बहुवीरी है, ये क्या है, ये बहुवीरी है, ये अव्ययी भाव है। अरे ध्यान आ गया, पुरानी बातें याद आनी, मैंने क्या कहा कि अगर पढ़ा होगा
तो पुरानी बातें याद आती हैं। यदि किसी संख्या के बाद नदी या मुनि का नाम आ जाए तो भाई अब भी भाव में जाता है। ये होते हैं लॉजिकल नियम, वो थोड़े जो आपने पढ़ लिया ऊपर ऊपर। छोटा आ से अनार, बड़ा से आम और ज्ञा से ज्ञानी बन गए, खत्म बड़माला। अब वो दौर नहीं है भाई, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है धीरे धीरे। टफ भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चा तैयारी करने लगा ना। इतनी लाइब्रेरी खुल रही हैं और सब फुल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चा पढ़ना चाह रहा है कि भाई सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आयोग भी तो समझ रहा है कि यार ये तो 240 250 नंबर ला रहे हैं 300 में से। पेपर इसका मतलब सरल है, उन्होंने का भी अपना IQ लेवल बढ़ा दिया, पेपर को और डीप करने स्टार्ट कर दिया है। समझ रहे हो? तो अब ये हमारा कहाँ में पहुंचा? अब भाई भाव में। अब 29 ऑप्शन नहीं है दिगू का, ध्यान रखना, ऑप्शन है ही नहीं दिगू का। अब यही तो, ये आप कर्मधारय में जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। ऑब्लिक में क्या है? दिगु में है। वरीयता किसकी है? दिगु की है। ये ध्यान रखना, जैसे पीताम्बर शब्द काय में जाएगा? कर्मधारय में जाएगा, बहुवीरी में जाएगा। अगर बहुवीरी ऑप्शन होगा तो क्यों चला जाएगा कर्मधारय में? तब तो वरीयता बहुवीरी को ही देंगे ना। यदि अगर बहुवीरी नहीं है तब कर्मधारय है। ऐसे इसमें अगर ऑप्शन में दिगु है तो पहले दिगु है, दिगु का ऑप्शन नहीं है तो क्या क्या? कर्मधारय। अब 22 है, इसमें कौन सा समास है बताइए? संख्या, ये सब संख्याओं का खेल हो रहा है। बताओ, आप लोगों ने पढ़ रखा पहले समास? पढ़ा नहीं था पहले? कोशिश करें, पुराने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ही हमारी तैयारी कहलाता है। ऑप्शन तो वही है, 6 ऑप्शन है। चलो 4 में से मैं 2 घटा दे रहा हूं, 1 घटा दे रहा हूं तत्पुरुष, 1 घटा दे रहा हूं अव्ययी भाव, और तत्पुरुष अव्ययी भाव दोनों हटा दिए। अब बता सकते हो आप क्या होगा इसमें। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, इसके नीचे के 4 ऑप्शन है भाई। आपके पास कर्मधारय भी है, आपके पास दिगु है, आपके पास द्वंद्व है, आपके पास बहुवीरी है। अब ये 22 संख्या देखकर आप समास नहीं पहचान पा रहे हो, इससे क्या लग रहा है कि सर हम तो, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी पहली बार ज्ञान ले रहे हैं हिंदी में है। दिगु नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कोई भी संख्या हो 11 से 98 तक, उन छोड़कर केवल संख्या हो, संख्या, तब द्वंद्व में जाएगा। और लेकिन विशेषण की तरह जो काम करे वो दिगु में जाएगा। समझ रहे हो? अब आ जाओ दशानन, 10 संख्या है 10, तो ये तो सीधी सी बात है, ये शब्द रट हुआ है क्योंकि दशानन रावण को किसने नहीं देखा? वह वीर ही। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 8 है, बताइए 8 में क्या समास है? अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द है संवाद, कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन है, मतलब व्यंजन है ना। एक शब्द है अंश, कौन सी संधि है? है ही नहीं कोई सी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 में कोई समास हो ही ना भैया, 8 में कोई समास हो ना। अब 98 में बताओ, इसमें भी 8 आ गया, 98 में भी तो 8 होता है, 8 आने, कौन सा समास है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। देखो समास 4 में कौन सा समास है? कोई नहीं। समझ रहे हो? तो इससे क्या लगा कि सर जो संक्षिप्त में, शॉर्ट में जो चीजें पढ़ाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, केवल आपका माइंड भ्रमित करते हैं और वो सिर्फ अपना कोठा पूरा करते हैं कि हमने सिलेबस निपटा दिया। अगर ऐसे ही सिलेबस निपटाना हो तो भाई आपके कुल मिलाकर 35-40 टॉपिक होते हैं, 40 दिन में हिंदी निपट जाएगी। 40 दिन बहुत होते हैं, कुछ टॉपिक तो एक दिन में 2-2, 3-3 निपट जाएंगे अगर ऐसे एक लाइन में, 1 लाइनर से अगर पढ़ा दिया गया। फिर फायदा क्या होगा भाई? उससे ज़्यादा तो किताबों में ही दिया हुआ है, दिया नहीं दिया? इंसान इतनी दूर यूट्यूब पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यूट्यूब पे नहीं चला जाएगा? कुछ तो मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, कुछ तो कंटेंट होना चाहिए। आप उपसर्ग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? इसका भी कॉन्सेप्ट पे बात करें कि सर ऐसा क्यों हुआ है भी भाई, इसके भी कॉन्सेप्ट बात करें। और जब ये समास पढ़ाएंगे एक एक करके, तब और दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट कैसे हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी तो पढ़ाई होगा भाई, ऐसा ही तुम्हारा दिमाग बन जाएगा विजन।
समझ रहे हो? कहाँ पहुंच रहे हो तुम? प्रतिभाशाली की तरफ पहुंच रहे हो। अब देखो शॉर्टकट इसका देख रहे हैं, बाद में डिटेल तो हम देखेंगे। यदि देखो पहला पद क्या हो, संख्या हो और प्लस नदी या मुनि या ऋषि का नाम हो, तो आंखें बंद करके आपको क्या लगाना है भैया? अव्यय भाव लगाना। बस ये ध्यान रखना है, यदि कुछ संख्या है लेकिन उसके पीछे है क्या भैया, पीछे को भी ध्यान देते हैं। नदी है, कोई मुनि है या कोई ऋषि है, तब वो कहाँ चला जाएगा? इतनी बात क्लियर हो गई। शॉर्टकट में, बाकी लॉन्ग में डिटेल नहीं पढ़ाएंगे। 29 सीधी सी बात है, यदि दिगु नहीं है, नहीं है तो कर्मधारय है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कल बता भी दिया था कर्मधारय है। यदि दिगु ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय है, बात खत्म। इसका कोई लॉजिक वैसा है नहीं। अब क्या है 22। अब 22 में क्या होता है? 11 से 98 तक उनको छोड़कर, किनको? तो उनको मत छोड़ो भाई, उन संख्या को छोड़ दो। उन संख्या को छोड़कर अगर कोई भी है, आपसे कोई पूछे और कहां से स्टार्ट हुआ ये, यहां ना 11 से, 11 से नीचे कोई संख्या है उसमें कोई समास नहीं है, तो 11 पूछे जिसमें फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी का। जैसे 11 को कैसे खोलोगे शॉर्ट करने के लिए? 10 प्लस 1। 22 को कैसे खोलोगे? 20 प्लस 2, और वो प्लस उसकी और लग जाएगा 20 और 1, 11 का 10 और 1, तो ये और लगता है वो काम ही चला जाता है, दोनों में चला जाता है। अब बहुवीरी क्यों हुआ ये? संख्या होने पर तीसरा पद प्रधान है। कैसा है? तीसरा पद प्रधान है। अब आपको पता है कि दशानंत तो विष्णु भगवान को कहा जाता है भाई, तो ये संख्या से क्या मतलब है? मैं 10 सर हो या 50 सर हो, वो सॉरी रावण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भगवान जी का कल पढ़ाया था, वो आज बात आ गई, रावण की बात चल रही है। तो दशानन कौन है? रावण है। तो रावण अपने आप में विशेष शब्द है। रावण ने क्या किया था? बहुत कुछ नहीं, एक बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा काम क्या था भाई? किसी से उन्हें प्रेम था और वो उनको मिल नहीं पाया, धनुष उठा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए। प्रेम थोड़ा मर जाता है, ट्रू प्रेम था। और उसके बाद उनको एक लगन थी कभी इनको चाहना है, और वो उनको लेके गए, ना तो हाथ लगाए ना टच किया, पूरी जमीन से ले गए थे, बस अपहरण तो किया था। उसकी वजह से उसको मारा गया है और उसको रावण करार कर दिया गया। और आज क्या होता है? आज के दौर में लोग किडनैप करके ले जाएं तो बाद में उसकी डेड बॉडी ही मिलती है, मिलती नहीं मिलती है, लेकिन उसको रावण फिर भी नहीं कहा जाएगा, ना उसको जलाया जाएगा। और हम किसको जलाते हैं? जिसने सिर्फ, तो बात क्या है, विशेष है ना वो व्यक्ति, उसको विशेष दिया गया। क्यों? इनने हाथ भी डाला तो डाला किस पे? बताइए, इसमें हंसने की क्या बात है यार? ये तो धार्मिक चीजें, तो इतनी तो पता होना चाहिए। आप तो, मुझे तो एक लगता है कि धार्मिक बात हो तभी मुस्कुरा रहे हो, नेगेटिव बात हो तभी मुस्कुरा रहे हो, मतलब क्लास में हंसमुख चेहरा बना के रखते हो। ठीक है, अब बात आती है कि 8 में। तो भैया एक बात ध्यान रखो, यदि कहीं पर सीधी सी संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 9 हो, कितनी हो, 9 हो या 10 हो, इनमें कोई भी समास नहीं होता है। अब इनमें समास कब बनेगा? ये द्विगु समास कब बनेगा? हाँ, 1 2 3 4 10 प्लस संज्ञा हो। क्या हो? जब इन संख्याओं को विशेषण का रूप दिया जाए तब इनमें समास बनेगा। जैसे एकांकी, एकांकी में एक है, अब समास है क्योंकि एक अंक का समाहार है। दुपट्टा, 2 है, 2 पट्टों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। षटभुज, 6 भुजाओं का। सप्ताह, 7 दिनों का। इसका मतलब विशेषण में आना चाहिए वो चीज। और यदि सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूछ ले तो कोई भी समास नहीं है। कहां से स्टार्ट है? 11 से। और 11 से कौन सा है? द्वंद्व है। अब 4 भी वही बात आ गई, 4 में भी भैया समास नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी 1 से लेके 10 तक संख्या में कोई भी समास नहीं है।
कोई भी समास नहीं है। तो संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कल उपसर्ग के अपवाद विवाद सारे क्लियर हुए, आज संख्या को लेके हो गया। अब क्या आपसे कोई पूछे भैया जहां भी उपसर्ग दिया हो तो क्या बोलोगे? अव्ययभाव नहीं बोलना है, अब फुल बोलना है। सर अव्ययभाव भी है और तत्पुरुष भी है, कर्मधारय भी है, दिगु भी है, बहुवीरी भी है, नन तत्पुरुष भी है, केवल द्वंद्व समास छोड़कर सब हैं। अब यदि कोई संख्या पूछ ले कि संख्या वाला कौन सा है तो आप दिगु बताते हो, कहना नहीं सर दिगु नहीं है, इसमें कोई और भी समास हो सकते हैं संख्या लगने के बाद। तो कौन कौन से हैं? अव्ययभाव है, कर्मधारय है, दिगु है, द्वंद्व है, बहुवीरी है। तो कौन सा छोड़ा? तत्पुरुष छोड़ दिया इसमें, नन तत्पुरुष तो अलग ही बात है। फिलहाल 6 में से हमने एक छोड़ दिया, 5 में है। तो संख्या से भी 5 समास बन जाते हैं और उपसर्ग से भी 6 समास बन जाते हैं। तो कोई डाउट तो नहीं है। बाकी एक एक समास जब बताएंगे तो उसके एग्जाम्पल ही भरपूर मिलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ वो विवाद पढ़ा रहा हूं जिन विवादों की वजह से बच्चा कंफ्यूज रहता है हर समय कि सर यहाँ संख्या थी, यहाँ बहुवीरी बन गया, सर जी यहाँ संख्या में द्वंद्व क्यों दिया है, सर जी यहाँ पर अव्ययभाव क्यों दिया है। तो फिर ये कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन कब क्लियर होंगे? पंचवटी में पहले है आपका यही समास, कौन सा? दिगु। लेकिन तीसरा पद भी प्रधान है। पंचवटी 5 वृक्षों का एक कुटिया थी जिसमें कौन रुका था? सीता मैया बाहर रुकी थी और उसको एक 5 पेड़ ऐसे करके थे, पूरी उन्होंने एक वो बना रखी थी कुटिया। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? बहुवीरी में चले जाता है, समझ रहे हो। लेकिन ये पहले नंबर पर कौन सा है? ये सब लिखवाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। एक एक शब्द, पहले तो आप सिर्फ विवादों को समझो। कोई भी चीज पढ़ो तो अब तुम्हारे दिमाग में एक लॉजिक तो बना होगा कि सर उपसर्ग में एक ही समास नहीं चुनना है, संख्या में एक ही समास नहीं चुनना है। और अभी तो 6 समासों में सारे शब्द मिलेंगे ना आपको। अभी तो जब एक एक समास आपका चलेगा कल से, तो उसमें एक एक विवाद चलेगा, एक एक पॉइंट चलेगा, फुल डिटेल से डेफिनेशन के साथ चलेगा, समझ रहे हो। अब इसके साथ एक विवाद और बनता है। क्या होता है भाई? विवाद सारे देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा चिन्ह होता? माइनस की तरह हो तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। यही तो पढ़ा है हमने, सही है ये? बताओ भाई। ज्यादातर शॉर्ट में ये लिखवा देते हैं कि जहां योजक चिन्ह मिले आंखें बंद करके द्वंद्व लगा दो, ऐसा ही बताया जाता है भाई, यही चीजें बताई जाती हैं। और बच्चा भी वही शॉर्ट ट्रिक मारना चाहता है। शॉर्ट कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। शॉर्ट तो सिर्फ आपका नेम होगा लिस्ट से, शॉर्ट लिस्ट है ही नहीं इसमें, है नहीं है शॉर्ट लिस्ट तुरंत। हाँ, अब मैंने यहां पर आपको शब्द दिए, रातों रात पहला योजक मिल चुका है हमें, चरण कमल दूसरा भी मिल चुका है, लाल लाल ये भी मिल चुका है, दाल रोटी इसमें मिल चुका है। सम्यक समास है। अब इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? आप हर शब्द को तुम कह रहे हो सम्य अलग होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? है भाई, तुमने उपसर्ग देख लिया, उपसर्ग में अव्ययभाव बताते हैं लोग, और तुमने देख लिया सर वहाँ 6 हो गए। तुमने संख्या देख ली, लोग दिगु बताते हैं, उसमें भी आपने 5 समास देख लिए। अब योजक में भी दिगु देखते हैं, उस द्वंद्व देखते हैं हम, तो क्या यहाँ पर सब में अलग अलग होगा रूल? बताओ। हैं? रातों रात आपने सब याद कर लिया। कर्णधारे, अरे अब तो तुम अच्छे खासा समाज को खराब कर दे रहे हो। हैं? द्वंद्व है। अच्छा, और कोई इस पे अपना वो देगा, अपना कोई प्रस्ताव रखेगा? किसी व्यक्ति में इतने लोग बैठे हैं भाई, अपने प्रयास कर देखिए, ऑप्शन 4 होते हैं और तुम लोग तो अच्छे खासे बैठे हो, ठीक है। तो लगभग 4 ऑप्शन चुन लो, ए बी सी डी, और समाज 6 हैं, तो लो 6 में से चुन लो कोई सा भी, और सब लोग चुनोगे तो एक व्यक्ति वहां सही बैठेगा। तुक्का लगाते हो तो तुक्के में लगाओ, रातों रात में कौन सा समास है।
बहुत सोचना पड़ रहा भाई। सोचते होंगे अरे सर कहाँ से लेकर आ रहे हो ये चीजें, कहाँ से ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं, ये तो आज तक ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं देखे भाई। है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला क्या है, जब भी कोई संज्ञा रिपीट हो जाए, क्या रिपीट हो जाए, संज्ञा, रातों रात, लातों लात, ठीक है, बातों बातों, तो ये सब काय में जाएंगे। अब भाई भाव सब लिखवाऊंगा, नियम एकदम कायदे से लिखवाऊंगा, बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे आपके, ये भी सब आप है। अच्छा पहले लिखवा दें सारे फिर पूछें, तो आपका हमें पूर्व ज्ञान कैसे मिलेगा, इतने समय से पढ़ रहे हो आप। अरे तुम तो फ्रेशर हो, बाकी लोग तो अपनी पूरी तैयारी पे हैं, एक बार का ये मसला नहीं है। ये पिछली बार 2-4 नंबर जिनके रह गए हैं, समझ रहे हो क्यों उनको। चरण कमल कौन सा समास होगा, कुछ तो ऑप्शन लाओ भाई साहब, तुम तो ऐसे डर गए हो, दहशत में बैठ गए हैं। अरे बिल्कुल सही बोला बच्ची ने, कुछ सही मारा, ये है कर्म धारे, क्योंकि उपमेय और उपमान है, उपमेय और उपमान है। अब है लाल लाल, अरे भैया कर्म धारे, रिपीट हो जाए क्या चीज भाई, रिपीट हो जाए क्या चीज, संज्ञा, और ये तो विशेषण होता है ना। लाल लाल क्या है, विशेषण है, ये भी शब्द नहीं देखोगे। दाल रोटी ये द्वंद है, चलो तुम्हारे हिसाब से लगा देना। नीचे वाला ये भी, हाँ चलो आप सही बोले। अरे खुलेगा दिमाग, तुम्हें क्या लग रहा है, सभी खुलेगा दिमाग, क्योंकि रीजन क्या है ना, मैंने क्या कहा कि बिल्कुल दूरी चीजें नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे होंगे जब भी समास पढ़ना है। देखो बेसिक समास सभी को पता लग जाता है एक बार पढ़ने के बाद, और केवल केवल हम उन चीज़ों को देखते हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आयोग जहाँ से फंसाना चाहता है, कहता है बेटा इतनी संधि बढ़ गई, चलो बहुत रठा ना, या वाह से पहले आधा बढ़ो यड़ संधि को, वो ऐसा देगा तो दीर्घ या गुण बैठेगा लेकिन यड़ नहीं बैठेगा। बहुत रठा तुमने योजक चिन्ह वाला, योजक चिन्ह देखते ही, अरे हमने तो देखते ही लगा दिया था, लेकिन बाद में पता लगा कि भाई माइनस मार्किंग हो गई। अब इसकी वजह क्या है, देखो यहाँ पर किसका रिपीट है, संज्ञा का दोहराना। यदि कहीं पर संज्ञा का दोहराना होगा तो वो अव्ययीभाव होगा। अब ये भी पता होना चाहिए संज्ञा विशेषण होती क्या है, कर्मधारय क्यों होता है भाई, उपमेय और उपमान दिया हो। देखो चरण क्या है, पैर, और कमल क्या है, फूल, तो चरणों को कमल के समान बताया गया, इसका मतलब वहां पर तुलना की गई है उपमा रूपक अलंकार के तहत। डिट्टो बताया गया, बोले ये पैर नहीं है, ये क्या है, श्री कृष्ण के कमल हैं, यदि इनको छू लो आप तो अंधा व्यक्ति सब कुछ देखे, लंगड़ा व्यक्ति दौड़ने लगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, है चरण कमल बंदो हरिराई, हाँ बहुत बढ़िया। अब लाल लाल क्या है भैया, विशेषण को दोहराना, किसको दोहराना, विशेषण का दोहराना। अब आपको यही नहीं पता है कि संज्ञा विशेषण होता क्या है, तो देखो लाल किसी की विशेषता होती तो विशेषण है, ये संज्ञा नहीं हो सकता। लाल पीला काला हरा मोटा नाटा पतला घेंगा भेंगा सब क्या है, ये विशेषण है। और रात दिन सुबह शाम ये क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा का रिपीट काहे में जाएगा, और इसका रिपीट विशेषण का। अब दाल लोटी और दिन रात ये दोनों द्वंद हैं, दोनों विलोम भाव करते हैं। ये जो है ये किसका, कि सामग्री के बारे में बताएगा, किसके बारे में, पूरी सामग्री का पता लगेगा। जैसे दाल लोटी आपने कहा आना भाई हमारे यहाँ दाल लोटी खा लेना, और भले ही ना दाल हो ना रोटी हो, पिज्जा पास्ता बड़ी बड़ी चीजें हो, सब गाजर का हलवा, लेकिन लोग कहते ही हैं दाल रोटी ले लेना। और भैया इनसे पानी वानी पूछ लिया, पानी पूछने का मतलब नहीं है पानी तो हम पी के ही आए, कॉफी पूछो नाश्ता पूछो ये चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है, और भाई रुपया पैसा है, तो ये रुपया पैसा का मतलब ये नहीं कि 1 रुपया और 1 चवन्नी पैसा, मतलब धन करोड़ों अरबों। तो जहां पर किस चीज से सामग्री का बोध हो वहां भी द्वंद। और ये कौन सा द्वंद होगा, ये वाला, तो ये समाहार द्वंद होगा। क्या होगा, समाहार द्वंद। अब ये है दिन रात, ये विलोम है, विलोम भाव दे रहा ना संज्ञा का, तो ये कौन सा होगा, ये वैकल्पिक द्वंद होगा। कौन सा होगा,
वैकल्पिक द्वंद्व समास, समझ रहे हो? तो ये हमारे वाद विवाद 3 प्रकार के थे जो खत्म हो गए। अब एक और पॉइंट है, बस छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, कुछ शब्द हैं और शायद आप अच्छे से उसको कर पाओ। देखो, चौथा विभक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? विभक्ति संबंधी। अब विभक्ति संबंधी भी हम गलती कर जाते हैं, शब्द को तोड़ने के क्रम से हम गलत डालते हैं। आपको ही पता है कि विभक्ति चिन्ह जो होता है वो हमारा तत्पुरुष होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ये सारे लॉजिक मैं कल पूछूंगा, ध्यान रखना। कल कैसे पूछ लूंगा? परसों पूछ लूंगा। कल का मतलब परसों ही समझा करो, ठीक है? यदि अब विभक्ति क्या होता है बताइए? देखो, एक को होता है, एक को होता है, एक से होता है, एक के लिए होता है, एक फिर से, फिर एक काकी के, एक में पर। बाकी शुरू की एंड की छोड़ दी जाती है, शुरू की एंड की छोड़ दी जाती है। तो ये विभक्ति जो हमारी है ये क्या दर्शाती है? ये हमारा दर्शाती है कर्म तत्पुरुष, और ये दर्शाती है करण तत्पुरुष, और ये दर्शाती है संप्रदान तत्पुरुष, और ये दर्शाती है अपादान तत्पुरुष। ये तो दर्शाती है, और ये संबंध तत्पुरुष, और ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। अब देखो, यहां पर आपको कुछ शब्द दे रहा हूं ताकि आसानी से आप तोड़ भी लोगे और बता भी दोगे। जैसे यहां पर मैंने एक शब्द दिया आपको, चेड़ी मार, इसका विग्रह आसानी से हो जाएगा। रेखांकित, इसका भी हो जाएगा। गौशाला, इसका भी हो जाएगा। ऋण मुक्त, इसका भी विग्रह आराम से कर लोगे। राजकुमार, इसका भी हो जाएगा। प्रेम मगन, इसका भी हो जाएगा। हो जाएगा भाई, बहुत आसान है भाई। आपको मैंने सामने लिख दिया है, जैसे चिड़ी मारे तो क्या होगा? चिड़ियों को मारने वाला, तो को लग गया। क्या लग गया? तो चिड़ी मार में कौन सा तत्पुरुष है? पहले तत्पुरुष दे देगा वो, फिर अंदर से ही पूछ सकता है कि तत्पुरुष के अंदर का भेद बता दीजिए, क्योंकि 6 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं भाई? 6 भेद हो जाते हैं। कर्ता और ये छूटा हुआ होता है। अब यहाँ विवाद क्या होगा बताऊंगा, क्योंकि विवाद ही बताने के लिए आज क्लास पूरी चल रही है कल से। रेखा से अंकित, इसका मतलब कोई काम है वो रेखा से खिंचा हुआ है, इसका मतलब रेखा के साथ है। उसके बाद गायों के लिए साला, तो उन्हीं के लिए बनाई गई। फिर बहुत बढ़िया। अब कुछ शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द लाया हूं मैं, और इन शब्दों की विभक्ति के कारण भी गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है ये तोड़ दो तुम, आसान है ना भाई, तुम तोड़ भी दोगे क्योंकि इतने तो महान हो। सब में बली है, सब में बली है। चलो, अब यहां से बनता है कॉन्सेप्ट। यदि देखो, आप इसमें ऑप्शन कैसे आएंगे मैं बताऊं। जब आप ऑप्शन देखोगे तो तत्पुरुष नहीं दिया होगा, तत्पुरुष के अंदर के भेद दिए होते हैं कि पहले शब्द में कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। ये हमें विभक्ति कब लगती है? तोड़ने पर पता लग पाती है। तो आप कहोगे पशु बलि, क्या होगा? बहुत आसान है, पशु को बलि, पशु की बलि आसान है। ये हर जगह लॉजिक मत दिखा करो, कुछ जगह पर सीधा सीधा देख दिया करो। तो हमने तेजी से क्या कर दिया? पशु की बलि।
भूत की बलि, हाँ भाई। तो अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट देखना है, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? क्या यहाँ पर इस हिसाब से हमारा शब्द गलत होगा नहीं होगा, बताइए। ये शब्द हमारा गलत हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ भाई बताओ। अब यही चीज समझने की बात है, बहुत फैक्टफुल बात है। उसके बाद पहले तोड़ लो। नर बलि, नर की बलि, और काक बलि, कौवे की बलि। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने शब्द गलत हैं, कितने सही हैं? कितने गलत हैं, कितने सही हैं, या सभी सही हैं? सभी सही हैं। सही है सब? तो सब में कौन सा तत्पुरुष है ये बताना है, सिर्फ तत्पुरुष बताना है। कौन सा तत्पुरुष बताइए? बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया आपका ये एग्जाम्पल है, बताइए। संबंध तत्पुरुष बहुत आसान है, कैसे पहचाना आपने? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो कह रहे हो, जैसे आपने कहा पशु की बलि, भैया बलि दी जाती है पशु की, सबको पता है। पशु की बलि होती है नहीं होती, बताओ? होती है। अब तुम में इतना दम है कि भूत की बलि दे कर दोगे? नहीं, भूत की बलि कर लोगे, भूत की गला काट दोगे, तो फिर कैसे सही होगा ये? तो गलत हो तो फिर तत्पुरुष भी तो गलत हो जाएगा। भाई भूत की आप में मतलब इतनी हिम्मत कि आप भूत को क्या कर दो, उसकी बलि कर लो। तो भैया इसमें जो होगा वो क्या होगा? के लिए बलि। क्या हो गया? बलि। तो क्या ये बदल नहीं गया? आप भाई समास भी तो बदल गया, यहीं से गलती होती है। ये तो तुम्हारा सही था सर के संबंध तत्पुरुष है, संबंध, ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये तो गलत हो गया ना। आप अलग नाम बदल गया इसका, के लिए किसमें है? तो आप कहोगे सर जी ये संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। अब पशु बलि बिल्कुल सही है, नर की बलि, नर की बलि दी जाती है बहुत जगह पे, है नहीं है? तो ये क्या है? हाँ बहुत जगह दी जाती है। मतलब यहां पर आप जबरदस्ती की बलि याद नहीं करना है। अब काकबलि, कौवे की बलि कभी नहीं दी जाती है, कौवे के लिए बलि निकाली जाती है सुबह में, आपको जानते होंगे। नहीं जानते हो? जब कोई मर जाता है तो क्या निकाला जाता है? ओ हे ईश्वर, धरती। अब ये भी सोचना पड़ रहा है, पता नहीं थोड़ा बहुत तो धार्मिक भी हो जाओ। हाँ बस ये पता निकाला जाता, क्या निकाला जाता है ये नहीं पता है। हाँ अब देखो यही तो दिक्कत होती है। जैसे हमने कहा भूत के लिए बलि, अब भूत के लिए बलि भी क्या क्या होती है आप बताइए? भूत के लिए बलि क्या क्या होती है? कई बार वो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, तो आपको इसके ऊपर से मुर्गी का उतारा किया जाएगा, उसकी बलि दी जाएगी। ऐसा होता है। कुछ लोग पहले की मान्यता थी, लोग पुरुषों को, जानवरों को बलि, जैसे बाहुबली, गला काट के ही जानवर का भाई करेंगे तभी ऐसा ही होगा, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। वो काटता ही नहीं है, कहती तो अशुभ हो जाएगा। बोले बलि देना, मैं अपने अंगूठे की देता हूँ। नाखून निकाल दिया उसका बाहुबली ने। बोले अब ये हमारे पास खतरा आ रहा है, अब इसीलिए आया क्योंकि पशु की बलि नहीं दी गई। पहले की धारणाएं थी लोगों की, थी नहीं थी? तो पहले बहुत लोग काटा है। दूसरी क्या थी? सती प्रथा। क्या थी सती प्रथा बताइए? पति की अगर डेथ हो गई महिला से पहले, तो उस पत्नी को अच्छी खासी खूबसूरत दिखती हुई सजा के जला देते थे। और उस समय जो भी पत्नियां थीं वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र की दुआ प्रे करती थी। अब वो इसलिए नहीं करती थी कि वो जिए, वो इसलिए करती, इसलिए जिए कि हम बचे रहें। था नहीं साहब एक्ट? भाई यही थी, मजबूरी थी ना। आज के टाइम में क्या है? आप चले जाओ, दूसरा आ जाएगा, संख्या कम थोड़ी है। तो समझ रहा हो बात को? नहीं समझ रहा हो? तो कहना मतलब यही है कि हर चीज का एक टाइम था। बहुत ज्यादा आप समझ लो अंधविश्वास था। जब हमारे वेद शुरू में हुए थे तो आपने देखा होगा पहले लोग आदि मानव थे, तो उनको तो अगर कहीं पर आंधी आ जाए उसको भी पूजा करते थे। बोले ये कुछ है, पावर है, लोग उड़ जा रहे हैं इसमें। कहीं आग जल रही उसकी भी पूजा, हर चीज की पूजा होती थी बहुत ज्यादा। मतलब जब धीरे धीरे चीजें हुई फिर लोगों ने इसका ज्ञान सीखना स्टार्ट करा। हाँ नहीं तो वो तो है, वो नहीं जाएगा ना। क्योंकि जो ऐसा अब होता क्या मैं बताएं आपको? पता है हर धर्म में एक चीज होती है, यदि आपको अपने मंत्र या आपको अपनी सूरतें जो भी याद है
और यदि आपको लगता है कि हमारे संग कुछ गलत हो रहा है तो आप पूजा पाठ करके निकलें, तो ईश्वर आपके लिए तत्पर रहता, तैयार। लेकिन अब आपको कुछ आता ही नहीं है नहीं है। भूत के सामने, भूत दिख गया सामने, मंत्री भूल गए, मतलब याद ही नहीं था जो भूल गए, समझ रहे? तो क्या बचोगे उससे? तो कहने मतलब हमें खुद ज्ञान नहीं है, उसका फायदा कौन उठाते हैं? ढोंगी लोग, मुल्ला हो, पंडित हो, कोई हो, इनको तो बस हाथ देखना है और हाथ में इधर रख दे 10,000 15,000। तो ये वो लोग ही हैं जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं, और जिनको ज्ञान है उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं होती है। ये बात क्लियर हुई? हाँ, और शब्द थोड़े से हैं, वो भी तोड़ डालो, बहुत बहुत अच्छे शब्द हैं, लो तोड़ो, चलिए तोड़ो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या है आपका? बैलगाड़ी, बहुत अच्छा शब्द है, जल्दी तोड़ें आप इसको। फिर है मालगाड़ी, अच्छा माल की भी गाड़ी होती है, अच्छा। रेलगाड़ी, बहुत सही है, मैं कह तो रहा हूं इसी में सबसे ज्यादा, यही वाला केवल आपको तत्पुरुष ही कतई पुरुष बना देगा। आए छाट के क्या बेटा, ये आपको शब्द ऐसे थोड़ा मिल जाएंगे ये। देखो आपके सामने कुछ शब्द दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। क्या आप कर सकते हो उसको? हम्म। अब ये पहले ऊपर वाले गाड़ी वाले जो शब्द हैं, सब में गाड़ी दे रखा हो भाई, इस टाइप के शब्द, जैसे अभी जो बताया था आपको ना, बलि वाले शब्द, गाड़ी वाले शब्द, फूल वाले शब्द, अब ये लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, जबकि मैं भी पढ़ाऊंगा, सब में हर समाज में अलग अलग हैं। लेकिन जब पहला समाज दूसरा समाज दूसरे दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन हम वो वाला उस टाइप का शब्द भूल जाते हैं। अब तुम्हारे सामने क्या है, जितने भी विवाद हैं वो पहले ही नंबर पे हैं। भाई ये ध्यान रखो कि किसी जंग में अगर कूदना है तो उससे पहले उसकी शक्ति जान लो, पावर जान लो। ये फैक्ट होता है आपका वास्तविकता लड़ाई लड़ने का या कोई भी करने का। अब पता लगे पता कुछ नहीं है, गुस्सा में घुस गए, अब अंदर जाके कितनी भीड़ है, कितना पिटोगे पता ही नहीं है, नहीं कितनी आपको मार पड़ सकती है। तो पहले तो जान तो लो कि भाई अंदर घुसने से पहले है क्या क्या चीज, किस किस से आपको उलझना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आपको समस्या दे सकती हैं। तो वो समस्याओं का निराकरण मैंने 2 क्लासों में किया है। कल से सीधे सीधा वो होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कोई वो बड़ी बात नहीं होगी। जो विवाद आपके सामने आएंगे ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा, दोबारा से फिर वो चीज़ आएगी तो आपको अरे सर अब तो मज़ा आ रहा है इसमें। तो पहले 4 शब्द जो हमारे गाड़ी वाले हैं, पहले गाड़ी वाले क्लियर कर लो। देखो शब्दों पे ध्यान दो, गाड़ी से भी मतलब है, लेकिन अगर गाड़ी चारों शब्दों में है तो पहले शब्द से कुछ ना कुछ डिपेंड होगा। जैसे इन्होंने कहा बैलगाड़ी, तो ये क्या है? बैलों की अपनी खुद की गाड़ी तो होती नहीं है, इंसानों की गाड़ी होती है, बैल चलाते हैं। तो क्या कहेंगे हम, बताइए? तो आप कहोगे सर बैलों से चलने वाली गाड़ी। अब ये सही है या बैल की गाड़ी सही रहेगा? भाई बैलों से ही तो चलने वाली गाड़ी है। अब आप कहोगे माल गाड़ी, माल की खुद की अपनी गाड़ी थोड़ा होती है। तो बताइए, तो आप कहोगे सर ये माल गाड़ी का मतलब होता है माल को ढोने के लिए गाड़ी, तो माल ढोने के लिए गाड़ी। तो आप शब्द बदलते जा रहे हैं, माल ब्रैकेट में ढोने के लिए गाड़ी। अब रेल की अपनी खुद गाड़ी होती नहीं है। रेल का मतलब क्या होता है? अरे रेल का मतलब पटरी होता है, पटरी की गाड़ी नहीं होती, पटरी पर चलने वाली गाड़ी होती है। तो पर लगते ही चेंज हो गया, तो क्या होगा? रेल ब्रैकेट में इसको लिख देना है, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब आप देखो जब आप विभक्ति चेंज कर रहे हो तो क्या समास चेंज नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? चील गाड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी।
अब ये चारों शब्द बिल्कुल आप समझो कि यहाँ पर विभक्ति के कारण चारों में अलग अलग समास का रूप हो गया। शुरू के 3 में तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी तो भेद होते हैं और क्वेश्चन ऑप्शन में भेदों से दिया जाता है। तो आप कहोगे सर जी यहाँ तो से लगा है, यहाँ केली लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ अलग चीज है। तो यहाँ पर आपने कहा कि सर ये तो हमारा तत्पुरुष हुआ, लेकिन कौन सा? कर्ण तत्पुरुष। ये भी डाउट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा है माल ढोने के लिए गाड़ी, के लिए, तो आप कहोगे सर ये तो संप्रदान होता है। क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेल पटरी पर चलने वाली, पर का मतलब क्या होता है? अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष। ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब है चील के समान गाड़ी, तो आप कहोगे सर चील के समान गाड़ी जो चलती है उसको हम कहते हैं हवाई जहाज। क्या कहते हैं? हवाई जहाज। अब जब तीसरा पद प्रधान हो गया है तो क्या हो गया? बहुवीरी समास। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कहीं कोई विवाद तो नहीं है। चलो अब ये 4 फिर शब्द हैं, बस अगली अंतिम विवादित शब्द हैं ये, इनको भी तोड़ लो। बताओ। के लिए स्वर्ण का मतलब क्या होता है? स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। तो आप कह सकते हो स्वर्ण से बना। अरे सोने से ही तो फूल बनता है, सोने से बना था, सोने के लिए बना होता। बताओ सोने के लिए बना है क्या? सो जाओ। है सोने से फूल बना है, चांदी से फूल बना है, रजत से फूल बना है। ठीक है, अब है कर्ण फूल। कर्ण मतलब कान। अब कान से फूल बना है, कानों के लिए फूल बना है। सेंस देखो, सेंस पे जाओ। हाँ तो कर्ण मतलब, कर्ण का मतलब कान होता है, ब्रैकेट में लिख दें क्या, कहीं समझ ना पाओ। के लिए फूल अलग हो रहे हैं। अब तो रजत से बना फूल, चांदी। अब हथ फूल, हाथों में पहनने के लिए फूल। हाथों में पहनने के लिए तो फूल बनता है, यहां पर डाले डाले फिरती हैं लड़कियां। हैं सही कह रहे हैं कभी? अब बताओ इनमें क्या है चारों में? अब समास तो बता ही दोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। और दूसरे में फिर ये आपका कौन सा हो गया? करण। और ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। ये क्या हो गया? फिर करण हो गया। करण तत्पुरुष फिर क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। यकीन होगा कि आप जब भी आप तत्पुरुष का विभक्ति चेंज करेंगे तो वो आपका क्या होगा कि आप तोड़ोगे इसको ठीक से, और तोड़ने के बाद विभक्तियों की पहचान करोगे कि आखिर विभक्ति में क्या कमी है। अब अंतिम शब्द है जो आपके लिए होमवर्क पे है, और दिमाग दौड़ाना। क्या है? सिर दर्द। ठीक है, अब इसको आपको बताना है, कल पूछूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने विभक्ति चिन्ह का बता दिया है, उपसर्ग का और संख्या का बता दिया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक बार सर रिपीट कर लें, हल्का सा पुनः रिवीजन कर लें तेजी से, अपवाद रिवीजन फटाफट कर लें। बताइए संख्या से बनने वाला कौन सा समास था? तो संख्या से बनने वाला समास द्विगु नहीं है। संख्या से बनने वाला समास कौन सा है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। कुल मिलाकर 5 समासों में इसका प्रयोग हो जाता है। कौन सा समास है हमारा? तो ये हमारे मेन लॉजिकल पॉइंट है, ये हमारे मेन लॉजिकल पॉइंट है। अगर कोई पूछ ले, इत्तेफाक से कोई पूछ ले कि भाई इस समास में हमें कैसे पहचान करनी है, तत्पुरुष छोड़कर
बाकी सारे के सारे समास किस में होते हैं? संख्यावाची में। शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते ना। दूसरा, अगर हम लॉजिक देखें तो यदि कोई पूछे योजक चिन्ह लगते ही द्वंद्व समास होगा, क्या वास्तविकता में द्वंद्व है? नहीं है। तो आपने देखा कि योजक चिन्ह लगने से अब भाई भाव समास बना, कर्मधारय बना, द्वंद्व बना। इसका मतलब हमें दिमाग में रखना है कि भैया योजक चिन्ह से एक समास नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट हमने देखा कि भाई जो विभक्ति संबंधियां हैं उसकी भी अशुद्धि पाई जाती है। हम विभक्ति को सही से नहीं तोड़ते हैं, समास में गलती हो जाती है। जैसे कि पशुबली और भूतबली, नरबली, काकबली, सब में बलि शब्द दिया है लेकिन समास सब में अलग हो गया। क्योंकि पशु की बलि होती है, भूत की कभी बलि नहीं हो सकती, भूत के लिए बलि होती है नहीं है? नर की बलि, कौवे के लिए बलि। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला हम देखेंगे कि भैया बैलगाड़ी शब्द दिया हो या फूल शब्द दिया हो, तो बैलगाड़ी शब्द दिया हो या फूल शब्द दिया हो, इनको तोड़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों का पूरा पूरा सेंस चाहिए। क्या चाहिए? यदि आपका सेंस कंप्लीट नहीं होगा तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। भाई जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे को धोकर फल खिलाओ, वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? क्या गलती है? बच्चे को थोड़ा धोना है, फल को धोना है भाई। अब तुम पहले बच्चे को धुलाओगे फिर फल खिलाओगे हैं? बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो बच्चे को थोड़ा काटोगे, फल को। गरम भैंस का दूध पियो। गरम भैंस थोड़ी होती है, दूध गरम होता है भाई। भैंस तो जैसी नॉर्मली वैसी है। ठीक है, चलो फिर।